नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। नेटवर्क 33 में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी ओर से और नेटवर्क 33 की टीम की ओर से आपको और आपके परिवारजनों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं जिस तरीके से आप सभी का प्यार पहले से मेरे साथ बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आत्माएं होती है या नहीं होती है, ये तो बस वही बता सकता है जिसने कभी कुछ ऐसा महसूस किया हो। वैसे आमतौर पर लोगों का यही मानना होता है कि भूत नहीं होते हैं, पर कुछ समय पहले तक तो बिहार के छोटे से गांव के रहने वाले एक व्यक्ति को भी यही लगता था। लेकिन उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे आत्माओं के अस्तित्व पर भरोसा करने को मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब तेज धूप का मौसम हुआ करता था। दोपहर के वक्त में तो मानो अपने घर से बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाता था। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होता था तो उसके बाद ही सड़क के ऊपर वाहनों का आगमन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता था। मेरा नाम दिनेश है और पेशे से मैं एक डॉक्टर की नौकरी करता हूँ। वैसे तो मैं एक प्रॉपर डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक कंपाउंडर का ही काम करता हूँ। लेकिन मेरा खाना पीना भी इसी धंधे की वजह से ही चलता है। मैंने एक दिन ऐसे अनुभव को महसूस किया जिसके बाद मैंने अपने एक इलाके को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस दिन दोपहर के समय अचानक ही मेरी आंख लग गई थी और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अब समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और मुझे अभी भी काफ़ी लोगों को देखने के लिए उनके घर पर जाना था। इन दिनों बुखार जैसी बीमारी का होना एक आम बात थी, जिसके चलते मुझे धौलपुर गांव से खबर मिली कि वहां पर अर्जेंट एक पेशेंट को देखने जाना पड़ेगा। उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई थी, उसकी हालत काफ़ी दयनीय हो गई थी, जिसके चलते मुझे आज शाम को उसे देखने के लिए जाना था। फिर उसके बाद जैसे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि घड़ी के अंदर ही शाम के करीब 4:30 बज रहे थे। यानी कि अब मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना था, क्योंकि अगर मैंने और ज़्यादा लेट किया तो मुझे उसके घर पहुँचने में ही रात के 10 बजने वाले थे। और ऊपर से मेरी ये खटारा गाड़ी मुझे कभी भी धोखा दे सकती थी, इसलिए मैंने जल्दी से वहाँ से निकलना ही ठीक समझा। मैं घर से निकला तो उस वक्त अंधेरा चारों तरफ छाने लगा था और कुछ देर के अंदर ही वो अंधेरा दिन को अपनी इस काली छाया के अंदर पूरी तरह से ढक लेने वाला था। मगर मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला था। मैं इस काम को हमेशा ही करता आया था और रात में भी मैं लेट लेट तक यहाँ पर काम करता रहता था, इसलिए मुझे इस चीज़ से कुछ ज़्यादा घबराहट नहीं हुई थी। फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल गया और फिर थोड़ी देर के बाद मैं उसके गांव पहुंच गया। जब मैं उसके गांव पहुंचा तो मुझे पता चला कि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और इसी के इलाज के चलते मुझे वहीं पर रात के 10 बज गए। फिर जब मेरा वापस वहाँ से निकलने का समय हुआ तो उन्होंने खाना खाने की जिद अड़ा दी और फिर मुझे मजबूरन वहीं पर उनकी जिद के सामने झुकना पड़ा और उनके साथ खाना वाना खाना पड़ा। इसी के चलते समय बीत गया और कब रात के 11:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। फिर जैसे ही मैंने देखा कि अब मुझे घर के लिए निकलना चाहिए और अब समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मैंने उन लोगों से विदा मांगी और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल पड़ा। अभी मैं वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, अरे डॉक्टर साहब 2 मिनट रुकना ज़रा। ये सुनते ही मैंने गाड़ी को रोक दिया। उसके बाद उस घर की मालकिन मेरे पास आई और उन्होंने कहा, आप एक काम कीजिए, आप इस रास्ते से ना होकर शहर के रास्ते से निकल जाइए, क्योंकि इस रास्ते पर थोड़ा डर बना रहता है, जंगली जानवर वगैरह होना भी यहाँ पर एक आम बात है। फिर इस पर मैंने हंसते हुए कहा, अरे नहीं मैडम जी, आप क्यों चिंता करती हैं, वैसे भी मैं इस रास्ते से काफ़ी बार आता जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना कहने के बाद मैंने उनको एक मुस्कान दी और उसके बाद वहाँ से निकल गया। मेरी गाड़ी के अंदर म्यूजिक काफ़ी तेज़ बज रहा था, जिस वजह से मुझे बाहर की आवाज़ें इतनी साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी और इसी बीच हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, क्योंकि इस महीने के अंदर बारिश का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। आए दिन इस तरह की बूंदाबांदी होना तो एक आम बात सी थी। लेकिन तभी मेरी गाड़ी एक गड्ढे के सामने जाकर रुक गई। मैं ये देखकर हैरान हो गया था कि वहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ था, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैं इस रास्ते को काट कर आया था तो मुझे इस रास्ते पर ऐसा कोई भी गड्ढा या फिर रुकावट नज़र नहीं आई थी। और तो और यहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी,
क्योंकि ऐसी हालत में जब सड़क के ऊपर रुकावट पैदा हो जाती है तो वहाँ पर गाड़ियों का एक बड़ा सा जाम लग जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पर तो मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने भी सोचा कि चलो अब मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने अपनी गाड़ी को घुमाया तो मुझे अचानक ही किसी चीज़ के एकदम ज़ोर से टूटने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई प्लास्टिक की चीज़ मेरी गाड़ी से टकरा कर टूट गई हो। पहले तो मैं नीचे उतरना नहीं चाहता था क्योंकि बाहर की तरफ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लेकिन उसके बाद मैं अपना बारिश वाला कोट लेकर बाहर आ गया और जैसे मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी जिसकी वजह से यहाँ पर किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आ सके। 2-3 बार इधर उधर देखने के बाद मैं वापस से गाड़ी में आकर बैठ गया। लेकिन इस बार मैं जैसे गाड़ी में आया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि गाड़ी का तापमान पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और मेरा शरीर गर्मी के मारे तपने लगा था। अब बाहर तो बारिश हो ही रही थी और हल्की हल्की ठंड भी थी। लेकिन जैसे मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं ज़ोरदार धूप में आ गया हूँ। मेरा पूरा बदन पसीने छोड़ रहा था और मेरा पूरा बदन अब गर्म हो चुका था। और फिर तभी उस रास्ते के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर निकलने लगी जहाँ से वो टूटा हुआ था। तभी मैंने देखा कि जहाँ पर वो गड्ढा बना हुआ था उसके अंदर से 2 काले काले बड़े बड़े हाथ बाहर निकल रहे थे। और फिर धीरे धीरे अब वो हाथ ऊपर की तरफ आते जा रहे थे और उसके साथ ही साथ मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। अब मुझे इस चीज़ का डर सता रहा था कि कहीं पर मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन अब तो गाड़ी भी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अंत में इस खटारा गाड़ी ने किसी गलत जगह पर मुझे धोखा दे ही दिया था। ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानता था कि कभी न कभी ये गाड़ी खराब होकर ज़रूर रुकने वाली है, क्योंकि अब इसकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि इसको चलाना बहुत ही मुश्किल होता था। कभी कभार तो ये गाड़ी मुझे धक्का दिलवा कर चलती रहती। ऐसे में मेरी उम्मीद टूट गई थी। मैं समझ गया था कि मैं गाड़ी को स्टार्ट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ से पैदल भागना ही पड़ेगा। पर इधर जैसे ही वो हाथ पूरी तरह से उस गड्ढे से बाहर आ गए थे तो मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक नज़ारा था। दरअसल मैंने देखा कि मुझे अपने सामने की तरफ काले काले हाथों वाली जो चीज़ नज़र आ रही थी वो कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन उसकी कद काठी बिल्कुल इंसान से मिलती जुलती थी और वो कोई जानवर टाइप में लग रहा था। मैंने पहले भी सुना था कि इस रास्ते पर जंगली जानवरों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी तो मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की, लेकिन ये गाड़ी तो टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुस्सा तो मुझे आ रहा था लेकिन उसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था। मैं मन ही मन अपने आराध्य भगवान हनुमान जी का नाम जपने में लगा हुआ था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर कुछ देर तक तो मैं बाहर की तरफ देखता रहा और उसके बाद वो जानवर अचानक ही वहाँ से कहीं पर गायब हो गए। तब जाकर मुझे एक राहत की सांस मिली। तभी मैंने सोचा कि अब सब कुछ सही हो गया है और मुझे नीचे उतर कर जाना चाहिए। फिर जैसे मैंने अपना हाथ गाड़ी के दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ाया कि तभी मेरी गाड़ी के सामने वाले कांच के ऊपर कोई नीचे लटक गया और मैंने देखा कि उसके लंबे लंबे दांत थे। उसके दांतों के बीच से खून टपकता हुआ गाड़ी के कांच पर गिर गया था और उसकी वो लचीली गर्दन उसके शरीर को और भी ज़्यादा भयानक बना रही थी। पर जो कोई भी था मुझे इस भयानक रूप में नज़र आ रहा था। ये कोई भूत जैसा ही था जिसको देखने मात्र से ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे और अब गाड़ी से नीचे उतरने का तो मेरा कोई सवाल ही नहीं था। मैं किसी भी हालत में नीचे उतरकर अपनी मौत को गले लगाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे दुविधाओं के समुद्र में ढकेल दिया। दरअसल मैंने देखा कि सामने की तरफ जो गहरा और भयानक सा गड्ढा बना हुआ था, अब उस गड्ढे की चौड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी और वो अपने आप ही लंबा चौड़ा होता जा रहा था। और तो और उसके साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे कि उस गड्ढे के अंदर से कुछ बाहर निकल कर आ रहा है। काफ़ी देर तक देखने के बाद मैंने देखा कि उस गड्ढे के अंदर से उसी की तरह दिखने वाले कुछ बड़े बड़े दांत वाले हैवान बाहर निकल रहे थे और ये दृश्य मेरी ज़िंदगी को संकट में डालने वाला बन गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त करूँ तो करूँ क्या। फिर उसके बाद मेरी गाड़ी अपने आप ही ज़ोरों से हिलने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के नीचे भूकंप आ गया हो। कहीं ना कहीं मैं इस बात को समझ गया था कि गाड़ी की हिलने की वजह वही प्रेत है जो कि कुछ देर पहले मुझे गाड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ लटका हुआ नजर आया था। मेरी सांसें अब फूलने लगी थी और साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे कि आज मैं अपनी ज़िंदगी के अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। फिर इसी बीच मुझे कुछ सूझा और मैंने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाल लिया। फ़ोन निकाल कर मैंने अपने खास दोस्त निखिल को फ़ोन किया। निखिल यहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे ही रहता था और उसका घर भी इस रास्ते पर ही था, तो मैंने उसे फ़ोन करके जल्दी से उसे यहाँ पर आने को बोल दिया। किस्मत से फ़ोन में नेटवर्क भी आ गया और फ़ोन उसने उठा भी लिया था। तभी उसने मुझे बताया कि जितनी देर उन भूतों के ऊपर अपनी नज़र गड़ाए रखोगे तो उतनी देर तक तुम्हारे ऊपर खतरा बना रहेगा, इसलिए तुम उनकी तरफ बिल्कुल मत देखना। दोस्तों, इस बार मैंने अपने दोस्त निखिल की बात मानी और एक बार भी सामने की तरफ मैंने नज़र उठाकर नहीं देखा। मैंने अपनी नज़र को अब स्टीयरिंग पर ही घुमा लिया था और फिर काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक निखिल का कोई भी नामो निशान नहीं था। फिर एक बार के लिए मेरी गाड़ी के शीशे पर ज़ोर से थपथपाया। मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त निखिल आ गया है और उसने ही गाड़ी के कांच के ऊपर अपना हाथ रखा होगा, इसलिए मैंने जल्दी से गाड़ी के शीशे को नीचे किया और जैसे मैंने गाड़ी के शीशे को नीचे किया तो किसी ने मेरा सर पकड़ लिया और मुझे गाड़ी के शीशे की तरफ खींचने लगा। ये हाथ इतना ज़्यादा ताकतवर था कि मैं झटके से गाड़ी से बाहर निकलकर नीचे गिर पड़ा और मेरे शरीर पर भी खिड़की से होते हुए नीचे गिरने की वजह से काफ़ी चोट आ गई थी। मेरे एक हाथ की खाल फट गई थी और वहाँ से खून बह रहा था। पर इस बार मैंने जैसे उस हाथ को देखा तो मेरी हिम्मत पतली पड़ने लगी, क्योंकि ये वही हाथ था जो कि कुछ देर पहले मैंने देखा था। लंबे लंबे नाखून और खून से सने हुए उस हाथ को देखकर मेरी तो हवा ही निकल गई थी। वो हाथ अब मुझे उस खाई की तरफ घसीट रहा था। मैं समझ गया था कि उस खाई के अंदर बहुत ही सारे रहस्य को दबाया गया है। इधर अब मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी और मैंने अब आत्मसमर्पण भी कर दिया था, लेकिन तभी मेरा हाथ एक झाड़ी की जड़ में जाकर फंस गया। तो मैंने फिर से उस झाड़ी की जड़ को एकदम से कस के पकड़ लिया था और मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं था। तभी एक हेडलाइट की रोशनी मेरे ऊपर आकर टकराने लगी। जैसे वो हेडलाइट की रोशनी मेरे करीब आ रही थी तो वैसे मुझे अपना शरीर मुक्त होता हुआ महसूस हो रहा था। ऊपर से ये बारिश भी अब काफ़ी तेज हो गई थी। थोड़ी देर के बाद वो हेडलाइट की रोशनी मेरे पास आकर रुकी तो मैंने देखा कि वो 4 से 5 लोग थे, जिनमें मेरा दोस्त निखिल भी था। निखिल ने मुझे उठाया और वो सीधा मुझे वहाँ से अस्पताल ले गया। वहाँ पर मेरे शरीर पर जितने भी जख्म आए थे उनके ऊपर दवाई लगाई गई और फिर कुछ दिनों के अंदर मैं ठीक हो गया। फिर मुझे पता चला कि उस जंगल जैसे रास्ते के अंदर रात को कोई भी नहीं गुजरता। वहाँ पर इस तरह की घटना होना कोई बड़ी बात नहीं होती। पहले भी बहुत सारे लोग वहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन दोस्तों उस गड्ढे का क्या राज है ये तो मुझे भी नहीं पता। पर जैसे मेरे दोस्त ने उस गड्ढे के बारे में बताया तो मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। लेकिन जो कुछ भी था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना और भयानक था, जिसमें मेरी जान जा सकती थी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।